हेलो साथियों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे चैनल एग्जाम शिक्षा में। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। वो क्या है, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं वो हम देखते हैं। फीचर्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है। फ्रेजेस, अब जो फ्रेज इसमें यूज़ हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें वो डिनोट करता है कि स्टेट को अपने दिमाग में ये कोई भी पॉलिसी और लॉ बनाने से पहले ये अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए जैसे लिखा है, स्टेट डिनोट्स द आइडियल दैट द स्टेट शुड कीप इन माइंड वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड एनेक्टिंग लॉ। अभी देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल रिजेंबल्स द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन एन्यूमरेटेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये रिजेंबल करता है क्या, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के, जो किसमें है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर लाइक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है विच वर इशूड टू द गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल को इशू होता है, और एंड टू द गवर्नर ऑफ द कॉलोनीज ऑफ इंडिया। अब देखिए थर्ड, constitute a very comprehensive economic, social and political program for modern democratic states. They embody the concept of welfare state. अब ये क्या करते हैं, इसके अंदर क्या है, वेलफेयर स्टेट का इसके अंदर है, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिसेबल। अब ये देखिए, नॉन जस्टिसेबल है इन नेचर, दे आर नॉट लीगली एनफोर्स्ड बाय कोर्ट फॉर देयर वायलेशन। अगर इसका वायलेशन होता है तो इसे कोर्ट के दायरे में नहीं लाया जा सकता। ओके, अब नेक्स्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थ्रू नॉन जस्टिसेबल इन नेचर हेल्प द कोर्ट इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ इसका चेक करता है। द सुप्रीम कोर्ट रूल मैनी एट टाइम दैट इन डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया, बहुत केसों में ये डिटरमाइन कर चुका है। अब देखिए, अब ये जो है यूटिलिटी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, क्या है यूटिलिटी, दे आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। अब ये फंडामेंटल है किसके, गवर्नेंस टू द कंट्री, अकॉर्डिंग टू एलएम सिंघवी। अब ये एलएम सिंघवी के अकॉर्डिंग एन एमिनेंट जूरिस्ट, जो एमिनेंट जूरिस्ट थे एंड डिप्लोमेट भी थे, उन्होंने कहा है डायरेक्टिव्स आर द लाइफ गिविंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो डायरेक्टिव्स हैं वो लाइफ गिविंग प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। स्टेट एक्शंस लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एंड ऑल्सो है गाइड टू द कोर्ट ऑफ इन सम एक्सपेक्ट, किसी सम एक्सपेक्ट में ये गाइड करना का भी काम करते हैं। दे एम्पलीफाई द प्रीएम्बल, ये एम्पलीफाई करता है क्या, प्रीएम्बल विच सॉलमली रिजॉल्व टू सिक्योर ऑल सिटीजन ऑफ द इंडिया, ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया को सिक्योर करता है, इक्वलिटी है फ्रेटर्निटी में। अब देखिए, डायरेक्टिव्स ऑल्सो प्ले द फॉलोइंग रूल्स। अब ये जो डायरेक्टिव्स हैं कोई तो रूल फॉलो करते हैं, देखिए क्या, दे फैसिलिटेट स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी इन डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी। अब ये क्या करता है, रेगुलेट करता है स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी किसमें, जब फॉरेन पॉलिसी जब हम बनाते हैं तब, और इकोनॉमिक एंड सोशल स्फीयर इन स्पाइट ऑफ चेंज ऑफ पार्टी इन पावर। दे आर सप्लीमेंट टू द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। ये सप्लीमेंट है किसके, फंडामेंटल राइट्स के। मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स के बता दिया है, आप क्लिक बटन पर चेक कर सकते हैं पिछली वीडियो, ओके। देयर इम्प्लीमेंटेशन क्रिएट ए फेवरेबल एटमॉस्फेयर फॉर द फुल एंड प्रॉपर एंजॉयमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बाय द सिटीजन, उनके लिए है। दे एनेबल द अपोजिशन टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ओवर द ऑपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट। जो इसका अनेबल क्या करता है, अपोजिशन को एक्सरसाइज करने से और कंट्रोल करने से ऑपरेशन को नहीं रोक सकता। द अपोजिशन पार्टीज कैन ब्लेम द रूलिंग पार्टी ऑन द ग्राउंड दैट इट्स एक्टिविटी आर अपोज टू डायरेक्टिव। जो रूलिंग पार्टी है वो और जो अपोजिशन पार्टी है वो ब्लेम कर सकती है। टेस्ट, क्रिटिकल टेस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। पीपल कैन सी एग्जामिन पॉलिसी एंड प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट इन लाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन। ये सब है पूरा, इसका देख लीजिए। डायरेक्टिव जो है, दे सर्व एज द कॉमन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो। ये क्या करते हैं, कॉमन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो सर्व करते हैं। अब ये देखिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्या, ये है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी।
अब देखिए एक जो केस था कौन सा, चंदोराई रंजन केस जो था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी कि इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल एंड डीपीएसपी द फॉर्मर शुड प्रिवेल, जो फॉर्मर है वो प्रिवेल करेगा। देखिए अबव द सिचुएशन अंडरवेंट ए मेजर चेंज इन 1967। अब ये जो सिचुएशन है वो 1967 में चेंज की, कौन से जजमेंट में, गोलकनाथ केस में 1967। कौन सा केस है, गोलकनाथ केस है 1967 का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे और एब्रिज एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी कि फंडामेंटल राइट्स नहीं ले सकते जो सैक्रोसैंक्ट है नेचर में। द पार्लियामेंट रिएक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन गोलकनाथ केस। अब जो पार्लियामेंट रिएक्ट कर रहा है, रिएक्टेड टू जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था गोलकनाथ केस में, उसमें रिएक्ट किया था क्या, उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया क्या, 24th अमेंडमेंट एक्ट 1949 और 1971 और एक 25 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। इसमें क्या था, इसमें था कि पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू एब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। उन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट है वो है, उसके पास पावर है, वो जो फंडामेंटल राइट्स है वो ले सकते हैं बाय किससे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। अब ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आप ये देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो नेगेटिव हैं, एज दे प्रोवाइड द स्टेट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स। वो प्रोवाइड करता है किसको, स्टेट को, थोड़े जो काम करने से। जो डीपीएसपी है वो पॉजिटिव इन नेचर है, क्यों, क्योंकि दे रिक्वायर्ड स्टेट टू डू सर्टेन थिंग, वही काम करने में स्टेट को मदद करता है। ये जस्टिसिएबल है, दे आर लीगली इन्फोर्स बाय द कोर्ट, ये जस्टिसिएबल है और लीगली इन्फोर्स बाय द कोर्ट है। और ये जो हमारा डीपीएसपी है वो नॉन जस्टिसिएबल है, नॉट लीगली इन्फोर्स बाय द कोर्ट, अब इसको कोर्ट के दायरे में नहीं ला सकते। फंडामेंटल राइट्स है, दे एम एट एस्टैब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, जो हमारा एस्टैब्लिश है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कंट्री में, उस पर एम करता है। ये हमारा जो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है इन द कंट्री, उसमें एस्टैब्लिश करता है। इसमें है दे हैव लीगल सैंक्शंस, इसमें सैंक्शंस है, दे हैव मोरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस। प्रोमोट वेलफेयर ऑफ द लेजिस्लेचर, ये वेलफेयर ऑफ द लेजिस्लेचर प्रमोट करता है। हेंस दे आर पर्सनल एंड इंडिविजुअलिस्टिक, ये इंडिविजुअलिस्टिक है और पर्सनल है। ये प्रमोट वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, ये देयरफॉर दे आर सोसाइटेरियन एंड सोशलिस्टिक। डू नॉट रिक्वायर एनी लेजिस्लेशन फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन, कोई इन्हें लेजिस्लेशन की ज़रूरत नहीं है इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। दे ऑटोमेटिकली एनफोर्स, वो खुद ब खुद एनफोर्स हो जाते हैं। रिक्वायर, अब इसमें रिक्वायर इम्प्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है किसमें, डीपीएसपी में। द कोर्ट बाउंड टू डिक्लेयर अ लॉ वायलेशन ऑफ द एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड वैलिड, और इसमें कोर्ट्स कैन नॉट डिक्लेयर लॉ वायलेशन ऑफ एनी डीपीएसपी एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वैलिड। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 कंप्लीट हो गया है। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे अपना फंडामेंटल ड्यूटीज, जो आर्टिकल 51 है, 51A। ओके, अकॉर्डिंग टू 51A इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू 51A हर सिटीजन ऑफ इंडिया की ड्यूटी है। अभी ड्यूटी क्या क्या है ये हम देख लेते हैं। टू अबाइड बाय द कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की रेस्पेक्ट इज्जत करनी चाहिए, उसके आइडियल्स और हमारे नेशनल फ्लैग्स की। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम, जो हमारे जो स्ट्रगल किए गए थे उसको फॉलो करें, उनके नोबल आइडियल्स को। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवेरेनिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, तो हमें क्या करना चाहिए, सोवेरेनिटी, इंटीग्रिटी और यूनिटी ऑफ इंडिया को प्रमोट करना चाहिए। टू डिफेंड कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, हमें देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट, क्या हमें हर जगह स्पिरिट, ब्रदरहुड अमंग सब भाईचारे की भावना फैलानी चाहिए। और ये टू रेनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। द वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री कंपोजिट कल्चर। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इट्स नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग लेक्स, हमें फॉरेस्ट की सुरक्षा, रिवर की सुरक्षा, वाइल्ड लाइफ जानवरों की सुरक्षा पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, हमें साइंटिफिक टेम्पर
जो है ह्यूमनिज्म का और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी है उसे भी रखना है। सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, हमें पब्लिक प्रॉपर्टी की सेफ्टी का इंश्योर करना है। एंड टू एब्जर्व वर्च्यूज वॉयलेंस, to strive toward excellence in all sphere of individual and collective activity so that nation can constant rise to higher level। हमें हर सबका साथ देखना चाहिए जिससे हमारा जो कंट्री है वो आगे बढ़ता रहे, ठीक है। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रन, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए जो 6 से 14 के बीच में है। ये जो है दिस ड्यूटी वाज अमेंडेड बाय, ये जो आया था 21A आर्टिकल वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। अब देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ के क्रिटिसिज्म क्या है। द लिस्ट ऑफ ड्यूटी इज़ नॉट एग्जॉस्टिव, अब ये जो लिस्ट ऑफ ड्यूटी है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, एज इट डज नॉट कवर अदर इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज़, ये अदर ड्यूटीज़ नहीं कवर करता, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, कास्टिंग वोट डालना, पेइंग टैक्स पे करना, फैमिली प्लानिंग के बारे में भी इसमें नहीं बताया गया है, ठीक है। और इनफैक्ट द ड्यूटी टू पे टैक्स है, जो ड्यूटी टू पे है, हमारी जो ड्यूटी है टैक्सेस पे करने के लिए, वो कौन सी कमेटी से आया था, स्वर्ण सिंह कमेटी, इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण सिंह कमेटी देख लीजिएगा। सम ऑफ द ड्यूटीज़ आर वेग, अब ये वेग है, कुछ ड्यूटी एम्बिगियस और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कॉमन मैन आदमी इसे नहीं समझ पाएगा क्योंकि इसमें ऐसे ड्यूटीज़ हैं। जैसे एग्जाम्पल है नोबल आइडियल्स है, जो कंपोजिट कल्चर, साइंटिफिक टेम्पर, ये जो टर्म यूज़ हुआ है इसमें एक जो कॉमन मैन है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि क्या है। दे हैव बीन डिस्क्राइब बाय द क्रिटिक एज अ कोड ऑफ मोरल पर्सपेक्ट ड्यू टू देयर नॉन जस्टिबल कैरेक्टर। स्वर्ण सिंह कमेटी ने सजेस्टेड पेनल्टी इसके लिए। दिस इंक्लूजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिस्क्राइब बाय द क्रिटिक्स एज ए सुपरफ्लुअस है। Inculcation of fundamental duties as an appendage to part 4 of the constitution and reduce their value, इसके ऐड करने से सब कह रहे हैं कि जो उसका है वो जो हमारा DPSP है उसकी वैल्यू कम हो गई है। DPSP और एक फंडामेंटल ड्यूटीज़, कल हम क्या स्टार्ट करेंगे, कल हम अमेंडमेंट जो है ये हमारा, जैसे कि ये हमारा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कैसे होता है, क्या कौन से हाउस में पास होता है, कितने मेजॉरिटी से, तो हम ये कल देखेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा।